नमस्कार। हेलो। हमने अब तक बहुसंस्कृतिवाद है उसकी पैदाइशी के कारण कौन कौन से थे पहले वो खोजे। फिर हमने विभिन्न देशों में बहुसंस्कृतिवाद का विकास कैसे हुआ वो देखा। फिर हमने सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में किस प्रकार ये आगे बढ़ी इसको देखा। अब हम जो आगामी चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे कि इस अवधारणा का संबंध किस किस से है। तो पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं विल किमलिका की और बीच में कुछ और चीजों की चर्चा कर लें। विल किमलिका कहता है कि ये जो बहुसंस्कृतिवाद है इसका जो डेवलपमेंट है इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों से। कि कैसे इसका विकास हुआ था इसको हम 3 भागों में बांटे कि शुरुआत में क्या था, बाद में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, इसको हम 3 भागों में बांटे। विल किमलिका पहला जो 1970 के आसपास आया उस टाइम में बहुसंस्कृतिवाद का विकास किसके साथ हुआ? समुदायवाद के साथ बहुसंस्कृतिवाद। अब पहले तो अपने को समुदायवाद और उदारवाद को समझना होगा और फिर ये मुद्दे समझ में आएंगे कि शुरुआत में जो बहुसंस्कृतिवाद आया ऐसा था, इस यहां विकसित हुआ था पहले समुदायवाद के साथ। उदारवाद वो विचारधारा है जो समाज को आणविक मानती है। उदारवाद समझ रहे? व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति समझदार है, इसलिए हर चीज का निर्णय कौन करेगा? स्वयं व्यक्ति करेगा और उसके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा उदारवाद है, हम उसको कहते हैं ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, ये अणुवाद को बढ़ावा देता है। तो उदारवाद बढ़ावा देता है व्यक्तिवाद को कि व्यक्ति अपने आप में स्वायत्त और स्वतंत्र इकाई है, तो अधिकार किसके होने चाहिए? व्यक्ति के होने चाहिए। तो ये अधिकारों की राजनीति करता हुआ और ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है और अणुवाद को बढ़ावा देता है। ये अणुवाद क्या होता है? एटॉमिक क्या होता है? एटोमिज्म, कि हर एक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त है। अब आ गया समुदायवाद। ये कहता है व्यक्ति का कोई ऐसे हवा में निर्माण थोड़ी होता है। व्यक्ति की जो सोच होती है, उसकी बुद्धि होती है, आप कहते हैं उसका विवेक स्वयं का होता है। किसी का स्वयं का कोई विवेक नहीं होता। जंगल में किसी का कोई विवेक नहीं होगा। विवेक तैयार होगा तो पशुओं को देख के होगा। तो मोगली कैसा तैयार हुआ? अगर मोगली विवेकशील होता तो मोगली क्या करता? मोगली अच्छी तरह से रहता, मोगली पूरे कपड़े पहनता, चड्डी नहीं पहनता, है ना। अब मोगली क्या करता है? पेड़ों के यहां से वहां कूदता फांदता है। तो मोगली किसको देख के बड़ा हुआ है? आसपास के पशुओं को। तो कोई भी किस विवेक है वो स्वायत्त और स्वतंत्र है। आप जिस समुदाय में रहते हैं व्यक्ति वैसा ही निर्मित होता है। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि महत्वपूर्ण कौन होता है? समुदाय होता है। तो कल्याण किसका होना चाहिए? समुदाय का। तो इनके लिए व्यक्ति की बजाय समुदाय ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुदाय पहले है और व्यक्ति बाद में है। तो व्यक्ति समुदाय पे निर्भर है, स्वायत्त और स्वतंत्र है। और ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वायत्त और स्वतंत्र है। जाति धर्म की, उसके ऊपर राष्ट्र की, उसके ऊपर कोई लेबल है नहीं है। ये कहते हैं वो उन्हीं से तो बनता है, जातियों धर्म से, उसी से तो बनता है, उसके विचार सब कुछ उसी से बनते हैं। तो ये समुदाय को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि समुदाय को महत्वपूर्ण मानते हैं तो स्वाभाविक है ये कौन से अधिकारों पे बल देंगे? समूह अधिकारों के ऊपर। और बहुसंस्कृतिवाद भी किसको बल देता है? समूह अधिकारों को। जो शुरुआती बहस चली वो चली उदारवाद वर्सेज समुदायवाद में। तो समुदायवाद ने किस पे बल दिया? समूहों के और समुदायों पे बल दिया। तो शुरुआत में बहुसंस्कृतिवाद किससे चिपक गया?
समुदाय तू ठीक है क्या, ये प्रवृत्ति अच्छी है, ये समूह अधिकारों को बल दे रही है, व्यक्ति के अधिकारों को बल नहीं दे रही। क्योंकि जो जो संस्कृति होती है ना, ये संस्कृति कोई एक व्यक्ति की नहीं होती। भाषा एक व्यक्ति नहीं बोलता, त्योहार अकेला व्यक्ति नहीं बताता, रीति रिवाज अकेले के नहीं होते। ये जो बिना ये मूछ नहीं रखते और दाढ़ी रखते हैं और ये टोपी लगाते हैं, कोई एक व्यक्ति लगाने से चीजें नहीं होती, ये सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग लगाते हैं, तब एक संस्कृति बनती है। ये मूंछें रखना, पगड़ी रखना, कृपाण रखना एक व्यक्ति नहीं करता, जब लाखों लोग करते हैं तो क्या बनती है, एक संस्कृति परंपरा बनती है। ये चोटी रखना और ये जनेऊ रखना ये तब होता है जब लाखों लोग करते हैं। तो भाषा है, साहित्य है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वेशभूषा है, ये तब निश्चित होती है जब बहुत सारे लोग एक समूह में ऐसा करते हैं। तो समुदायवाद भी समूह पे बल दे रहा है, बहुसंस्कृतिवाद ने फिर काय के ऊपर बल दिया, समूह। तो ये समूह महत्वपूर्ण है, समुदाय महत्वपूर्ण है। तो बहुसंस्कृतिवाद विविल किमलिका कहता है शुरुआत में किसके साथ विकसित हुआ, समुदायवाद। तो अब दो प्रवृत्तियां हैं, समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद। तो बहुसंस्कृतिवाद उदारवाद का विरोधी है शुरुआत के अंदर, ठीक है। फिर आया दूसरा चरण, अब सेकंड स्टेज आई। सेकंड स्टेज आई तो बहुसंस्कृतिवाद कैसा हो गया, ये हो गया उदारवादी। अब उदारवादी का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे देशों में ऐसी संस्कृतियां हैं जिनको बाकी अधिकार भी, विशिष्ट अधिकार तो छोड़ो, जो बाकी लोगों को वो अधिकार भी उन्हें नहीं है। चलो आप बताओ 1950 के दशक में, 1950 और 60 के बीच में अश्वेतों के साथ संकट क्या था, आप बताओ। उनको वो भी अधिकार नहीं थे जो श्वेतों को, भाई विशिष्ट अधिकार को तो गोली मारो, पहले वो अधिकार तो जो औरों को मिले हुए हैं। तो बहुसंख्यकों के साथ जो मुख्य समूह है उन वाले अधिकार तो दे दो। तो उदारवाद के साथ जुड़ गए, पहले समूह को महत्वपूर्ण माना और फिर किसको महत्वपूर्ण माना कि वो भी अधिकार महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों में विभिन्न संस्कृतियों को बहुसंख्यक वाले भी अधिकार नहीं मिले हुए, तो कौन से अधिकार दे दो उनको, वो अधिकार भी दे दो। फिर आया तीसरा चरण, राष्ट्र राज्य वाला चरण। ये चरण आया। इस चरण में क्या हुआ, बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र राज्य के साथ भिड़ गया। राष्ट्र राज्य एकल संस्कृति को बढ़ावा देता है, मोनिज्म को बढ़ावा देता है, एकता को बढ़ावा देता है। वो चाहता है कि सारे लोग हैं वो एक जैसे हो ताकि देश क्या हो, मजबूत हो। तो राष्ट्र राज्य है वो मोनिज्म को, एकलवाद को, अखंडता को, एकता को बढ़ावा देता है। और बहुसंस्कृतिवाद विविधता को बढ़ावा देता है। तो जैसे ही बहुसंस्कृतिवाद ने विविधता को बढ़ावा दिया तो एक देश के अंदर विखंडन और झगड़े शुरू हो गए। विभिन्न जो अल्पसंख्यक समूह थे, पिछड़े हुए समूह थे, हास्याकृत समूह थे, उन समूहों ने अपने अलग अधिकारों की मांग कर दी। कईयों ने तो अलगाव की मांग कर दी कि हम तो इस देश में रहेंगे नहीं, हमें तो देश ही क्या दे दो, अलग दे दो। या हिंसक संघर्ष छिड़ गया या वो जोर शोर से उन्होंने अशांति का निर्माण कर दिया। परिणाम स्वरूप फिर राष्ट्र राज्य ने उन पे क्या लगाना शुरू किया, बैन लगाना शुरू किया। और बहुसंस्कृतिवाद कहां पिछड़ने लगा, पीछे। और या फिर उसको किसके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ा, राष्ट्र राज्य के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ा कि ऐसा है कि हम अपने अधिकार कुछ मांगते हैं और कुछ छोड़ते हैं। तो तीसरे चरण में, पहले चरण में किसके साथ था, समुदायवाद, दूसरे चरण में ये उदार, और तीसरे चरण में ये झुक गया और अपनी विविधता को त्यागता हुआ किसके साथ मिल गया, राष्ट्र राज्य के साथ मिल गया। ऐसी प्रवृत्तियों को माइकल वाल्जर क्या कहता है और विल किमलिका क्या कहता है। माइकल वाल्जर कहता है कि जब बहुसंस्कृतिवाद और राष्ट्र राज्य ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद है वो विभिन्न संस्कृतियों के लिए अलग अलग पहचान और मान्यता की मांग करेगा, जबकि राष्ट्र राज्य में रहने वाले सभी लोगों की संस्कृति, मान्यता, पहचान और अधिकार क्या होते हैं, वो तो एक जैसे होते हैं। हम कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र राज्य है, नहीं है, एक बार मान लेते हैं। हालांकि मुझे पता इतना कहते इतना काट के दिखा दे कोई, जिसे मैं ये कह रहा हूं कि भारत राष्ट्र राज्य है, नहीं है, तो हालत टाइट हो जाएगी मेरी कल ही। तो एक बार मान लेते हैं कि भारत एक राष्ट्र राज्य है, नहीं।
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो कश्मीरी है वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, द्रविड़ है वो अलग मान्यता और पहचान की मांग कर रहे हैं, नागा है वो अलग संस्कृति और अलग देश की मांग कर रहे हैं, ये कुकी है, मिजो है, ये स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं, ये जो बोडोलैंड वाले हैं ये अलग पहचान मांग रहे हैं। तो हम सारे हैं वो भारतीय नहीं है, बल्कि हम नागा है, कुकी है, कश्मीरी है, द्रविड़ है, इस हिसाब से बंटे हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारा राज्य तो एक है लेकिन राष्ट्र एक है। राष्ट्र तो एक तब होता है जब हम सब कहें कि हम सब भारतीय हैं, तब तो एक राष्ट्र बनता है। अब तो राष्ट्र है नहीं, अब तो राज्य तो एक है लेकिन राष्ट्र अलग अलग है। तो अब ये बताओ कि एक तरफ राष्ट्र राज्य है और एक तरफ बहुसंस्कृतिवाद है, इन दोनों में क्या होता है? गड़बड़ होती। बहुसंस्कृतिवाद अपनी अलग संस्कृति, पहचान और मान्यता को बढ़ावा देता है, और राष्ट्र राज्य उनको क्या करना चाहता है? एक। बहुसंस्कृतिवाद है वो एक बहुलवादी समाज को बढ़ावा देता है, विखंडन को बढ़ावा देता है, अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। और राष्ट्र राज्य कहता है कि ऐसी प्रवृत्तियां मुझे मंजूर है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता में बाधा पैदा होती है। तो ऐसे में तीसरे चरण में क्या हुआ, फिर किस किस के में कॉम्बिनेशन बिठाया गया? राष्ट्र राज्य में और बहुसंस्कृतिवाद कि तुम अपनी मांगे रखो लेकिन इतना उग्र होने की आवश्यकता नहीं। तो माइकल वाल्जर ने कहा कि ये जो प्रवृत्ति थी राष्ट्र राज्य के साथ बहुसंस्कृतिवाद चल जाए, इसको उसने क्या नाम दिया? तटस्थ उदारवाद। ये कहता है ये अमेरिका में बहुत ही अच्छा चलता है। ये होता क्या है तटस्थ उदारवाद में कि उदारवाद है वो अधिकार देते वक्त किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। वो चाहे कोई भी धर्म, जाति, लिंग, समाज, भाषा, विचारधारा, दृष्टिकोण का व्यक्ति हो, समस्त लोगों को कैसे अधिकार देता है? समान और इक्वल राइट देता है। तो इसको उसने कौन सा उदारवाद नाम दिया है? तटस्थ उदारवाद। अब बताओ एक राष्ट्र राज्य में फ्रैक्शन कब पैदा होते हैं? जब विभिन्न लोग विभिन्न अधिकारों की मांग करते हैं, और जबकि राष्ट्र राज्य क्या देता है? बहुसंस्कृतिवाद में विभिन्न समूह अलग अलग अधिकार मांगते हैं। मुसलमान कहेंगे हमें फलाने अधिकार दो, ईसाई कहेंगे हमें फलाने दो, द्रविड़ कहेंगे हमें ये चाहिए। जबकि राष्ट्र राज्य सबको अधिकार क्या देता है? बराबर देता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सभी नागरिकों को क्या मानता है? एक मानता है। अधिकार देगा 14 से लेके 28 तक। तो 14 से 28 है, ये किसका प्रतीक है? तटस्थ उदारवाद का प्रतीक है। अमेरिका ऐसा ही है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर विशिष्ट अधिकार नहीं देता। फिर कहता है विल किमलिका। विल किमलिका इसको किस नाम से पुकारता है ऐसी प्रवृत्ति को? सामाजिक संस्कृति। ये मेल्टिंग पॉट का प्रतीक है कि सारे समाज में कैसी संस्कृति चलती है? एक ही संस्कृति। सारे वही टाई वाले एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सारे इंग्लिश बोलते हैं, सारे पिज्जा खाते हैं, सारे कोक पीते हैं, सारे समाज में स्वच्छंदता पूर्वक जीते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों का भाव रखते हैं सारे, ठीक है। और सार्वजनिक जीवन में है सारे एक जैसे ही लगते हैं। तो इसको वो क्या बोलता है ऐसी प्रवृत्ति को? सामाजिक संस्कृति। और माइकल वाल्जर इसको क्या बोलता है? तटस्थ उदारवाद कहता है। तो हमने देखा कि बहुसंस्कृतिवाद ये कितने चरणों में विकसित हुआ? विल किमलिका के अकॉर्डिंग 3 ये चरण पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले में किसके साथ है? ये समुदायवाद के साथ, दूसरे में ये उदारवाद, और तीसरे में ये राष्ट्र राज्य के साथ है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो बहुसंस्कृतिवाद है ना, ये आधुनिकतावाद से भी मिलता जुलता है। इसकी चर्चा करते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकता, इनके आपस में संबंध क्या है। थोड़ी देर में तो आपके समझ में आ जाएगा। उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म। बहुसंस्कृतिवाद कहता है कि सभी लोगों का जो सोचने का नजरिया, उनके रीति रिवाज, उनकी भाषाएं, उनके त्योहार, उनका धर्म, उनकी प्रवृत्तियां, वो क्या होती है? अलग अलग होती। तो बहुसंस्कृतिवाद किसको बढ़ावा देता है? विविधता को बढ़ावा देता है।
उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि सत्य, ज्ञान, दृष्टिकोण, विचार, सोच ये सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती। ये विविध होती है। सारे लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है, अलग अलग ज्ञान सत्य है ना, ये एक प्रकार का नहीं होता, ये सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, सापेक्ष होता है। अगर कोई थोपता है तो वो गलत है। संडे को ही छुट्टी क्यों हो, मंगलवार को होनी चाहिए, हनुमान जी का व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, संडे को क्यों? क्योंकि संडे को सारे ईसाई, प्रोटेस्टेंट ईसाई है, वो कहां जाते हैं उस दिन, चर्च जाते हैं, इसलिए उनको छुट्टी है संडे की। तो वही क्यों, वही सत्य क्यों है, संडे ही छुट्टी का एक दिन निश्चित क्यों हो? फिर शुक्रवार क्यों नहीं हो? तो शुक्रवार को सब मुसलमानों को कहां जाना होता है, वहां जाना होता है जुम्मे के लिए, तो उस दिन होनी चाहिए ना छुट्टी। तो क्या संडे की छुट्टी हमारे दिमाग में ऐसी बैठ गई है कि ये विचार है ना, छुट्टी तो संडे की सही लगती है यार, दिमाग में बैठ गया है, जब छुट्टी है तो मंगलवार को होनी चाहिए, या कब होनी चाहिए, शुक्रवार को होनी चाहिए। तो हमने देखा कि सत्य ज्ञान है ये थोपे हुए होते हैं, ये अलग अलग होने चाहिए। तो सारे ज्ञान, सारे जो विचार, दृष्टिकोण क्या होते हैं, अपने अपने स्थान पे सत्य होते हैं। कोई भी निरपेक्ष सत्य है, आप जो सोचो वही क्या है, सत्य है। ये उत्तर आधुनिकतावादी बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं, आगे और चर्चा करेंगे क्योंकि हम कल करने वाले हैं। ये कहते हैं कि हमारे साथ संकट क्या है। हम ये मानते हैं कि सोच है ना, वो कितनी प्रकार की होती है, दो ही प्रकार की होती है। जैसे वो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, एक कमरा था उसमें से लाइट चली गई, तो वो क्या कहेंगे कि अंधेरा हो गया है। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले लाइट थी। अब आप देखोगे कि उनके पास दो ही दृष्टियां हैं सोचने की, एक या तो अंधेरा है और या क्या है, लाइट है। जबकि तीसरी है कि नहीं अंधेरा है और नहीं ही लाइट है। वहां जैसे ही लाइट गई ना, तो बाहर से किसका प्रकाश आना शुरू हो गया, तारों का प्रकाश आना शुरू हो गया। तो इसका तात्पर्य एक तीसरी दृष्टि और है कि न अंधेरा है और न ही उजाला है, बल्कि कहां से धीमी धीमी लाइट आ रही है, चंद्रमा की धीमी लाइट आ रही है। तो हम क्या है कि हमारा कपाट दो ही तरीके से सोचता है, या तो यस और या नो। जबकि सोचने के नजरिए क्या होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये कहता है कि आप ऐसा ही क्यों सोचते हो कि आपकी संस्कृति श्रेष्ठ है, आपके विचार ही श्रेष्ठ है, आपके देवी देवता ही श्रेष्ठ है, भगवान कलर ही श्रेष्ठ है, हरा रंग ही श्रेष्ठ है, क्यों बाकी रंग श्रेष्ठ नहीं है? तो फिर बैंगनी रंग का क्या होगा, बैंगन तो मारा जाएगा, फिर वो भी तो रंग है ना। तो इसका तात्पर्य है कि आपकी दृष्टि है जो उसको सत्य मानती है, बल्कि बाकी भी क्या है, सत्य है। अब सारे कलर है, हरा भी सत्य है और भगवान भी सत्य है, और कम्युनिस्टों का लाल भी सत्य है। अब कम्युनिस्ट कहते हैं कलर तो रेड होता है, बाकी कलर नहीं, तो भगवान और हरे का क्या होगा, वो भी तो कलर है। ये है, सफेद भी तो कलर है, वो तो शांति का प्रतीक है। तो रेड भी जरूरी है, वो हिंसा का प्रतीक है। तो आप क्या सोचें, किसी भी एक रंग को सत्य है नहीं, वाले सारे ही रंग अपने अपने जगह क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप मानो कि आप भी सही हैं और बाकी भी सही है। तो शांतिवादी सफेद कलर भी सही है, मुसलमानों का हरा रंग भी सही है, और कम्युनिस्टों का लाल रंग भी सही है, और हिंदुओं का भगवा रंग भी सही है। अब मैंने सिर्फ आपका नजरिया पेश किया किसके बारे में, रंगों के बारे। एक सिर्फ रंग की चर्चा की है, रीति रिवाज है, देवता है, सोच है, इतिहास है, साहित्य है, कलाएं हैं, फिल्में हैं, प्रथाएं हैं, हजारों लाखों चीजें होती है जिसमें दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, विभिन्न विभिन्न होना चाहिए। आपका भी दृष्टिकोण सही है और औरों का भी। कोई भी अंतिम और सर्वव्यापक और सर्वोपरि और अंतिम दृष्टिकोण नहीं है। दृष्टिकोण आते हैं और बदलते रहते हैं। ये काल सापेक्ष होते हैं, यदि समय सापेक्ष होते हैं, व्यक्ति सापेक्ष होते हैं, और परिस्थितियों के सापेक्ष होते हैं। तो कोई भी चीज अंतिम नहीं है। तो उत्तर आधुनिकतावादी भी बहुलता पे, विविधता के ऊपर, स्थानीयता के ऊपर बल देते हैं, और ऐसा ही बल कौन देते हैं, बहुसंस्कृतिवादी। तब हम कहते हैं कि उत्तर बहुसंस्कृतिवादी किससे मिलता जुलता है, उत्तर आधुनिकतावाद। लेकिन बहुसंस्कृतिवादी उदारवाद से कम मिलता जुलता है, उदारवाद का तो विरोध करता है, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद समूह अधिकारों पर आधारित होता है, जबकि उदारवाद
व्यक्तिगत अधिकारों पे। संस्कृति वो समूह की होती है, एक व्यक्ति की नहीं होती। ऐसा कर गया कि उदारवाद, बहुसंस्कृतिवाद उदारवाद की बजाय किसके ज्यादा निकट होता है बताओ? उत्तर आधुनिकता के ज्यादा निकट होता है, समुदायवाद के ज्यादा निकट होता है, बजाय किसके? उदारवाद के। तो हमने तुलना कर ली समुदायवाद की, उत्तर आधुनिकतावाद की, बहुसंस्कृतिवाद की और उदारवाद की। अब मैं चारों चीजें लिखता हूं, देखो आप क्या है। उदारवाद क्या कहता है कि व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति अपने आप में स्वायत्त और स्वतंत्र इकाई है। समुदायवाद क्या कहता है? व्यक्ति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कौन है? समूह महत्वपूर्ण है। तो इसे समुदाय के अधिकार जरूरी है, व्यक्ति के अधिकार जरूरी नहीं है। अब आ गया है उत्तर आधुनिकता। ये क्या कहती है? उदारवाद ये कहता है कि हम ऐसे अधिकारों की खोज कर सकते हैं जो सभी व्यक्तियों का भला करता हो। लोक ने कहा वो अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। ये कहते हैं जरूरी नहीं है कि अधिकार यही हो, कईयों को धार्मिक अधिकार भी पसंद है, कईयों को कोई और अधिकार भी पसंद है। तो अधिकार निश्चित नहीं है, अधिकार समय सापेक्ष होते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद उदारवाद का इस मामले में विरोध कर देता है। और फिर आ गया कौन? बहुसंस्कृतिवाद। प्रत्येक संस्कृति को अपने हिसाब से जीने का हक है। तो ये ज्यादा नजदीक है उत्तर आधुनिकता के और समुदायवाद के, और कम नजदीक किसके है? इसका विरोधी या उसकी विपरीत तो नहीं कह सकते, इससे कम मिलता जुलता है। धीरे धीरे इनके एक खांचा फिट होगा कि किस प्रकार की विचारधारा है। आज और चर्चा करेंगे, इनकी वापस चर्चा और आ जाएगी। अब हमने अब तक जो मुद्दा किया है इसका डेवलपमेंट किया है, जो विल किमलिका ने बताया, पहले समुदायवाद के साथ, फिर उदारवाद के साथ, और उसके बाद ये राष्ट्र राज्य के साथ। अब हम इसकी आगामी चर्चा करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताओं की चर्चा करें। पहचान की राजनीति। चलिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। माफी चाहूंगा, पहले ये करेंगे, मान्यता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता की राजनीति। उदारवाद, समाजवाद या मार्क्सवाद, नारीवाद, और एक मैंने आपको करवाया है रूढ़िवाद। देखिए धीरे धीरे ना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगी ये चीजें। उदारवाद कौन सी राजनीति करता है बताओ? व्यक्तिगत अधिकारों की राजनीति। अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, उससे मानव का विकास होता है। लोग उसके बाद थॉमस पेन सब अधिकारों की बात करते हैं। समाजवाद, वेरी गुड, ये कहता है कि समाज में आर्थिक कल्याण महत्वपूर्ण। इससे कौन सी राजनीति करनी पड़ेगी? पुनर्वितरण की राजनीति। और अगर मैं यहां मार्क्सवाद लिख दूं तो हाँ, वर्ग संघर्ष की राजनीति। इसका तात्पर्य है लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कहता है अमीरों पर टैक्स लगाओ और गरीबों का कल्याण करो। इसको हम क्या बोलेंगे? पुनर्वितरण की राजनीति। अगर मैं मार्क्सवाद कह दूं तो वर्ग संघर्ष की राजनीति। ठीक है। नारीवाद क्या कहता है बताओ? रेडिकल की सोचो आप, लैंगिक राजनीति, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, या फिर निजी की राजनीति। पॉलिटिक्स इज पर्सनल या पर्सनल पॉलिटिक्स, निजी की राजनीति। तो ये निजी की राजनीति करते हैं। रूढ़िवाद, परंपराओं की राजनीति। यार समाज इसकी क्या बोलेंगे इसको? यथास्थितिवाद की नहीं, बस परंपराओं की राजनीति करें, रूढ़ियों की राजनीति या परंपराओं की राजनीति। अब आ गया है बहुसंस्कृतिवाद। ये काय की राजनीति करता है? मान्यता की राजनीति करता है। अब ये मान्यता का लेके संकट क्या है? ये क्यों आया सेंटर के अंदर? ये सेंटर में इसलिए आया
कि ये जो साम्राज्यवाद फैला, इस साम्राज्यवाद का एक रूप कौन सा था? उपनिवेशवाद। देखिए साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में थोड़ा सा अंतर होता है, हालांकि है तो ये इसका प्रकार है उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद में एक देश दूसरे देश के ऊपर बलपूर्वक क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। उपनिवेशवाद में एक देश कहीं व्यापार करने के लिए जाता है, धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लेता है, उसका आर्थिक शोषण करने लगता है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में एक और अंतर होता है, साम्राज्यवादी उसको अपने अंदर मिला के अपने जैसा ही कर लेता है उसको। उपनिवेशवादी अपने जैसा नहीं करता, खुद अलग रहता है और उसको अलग रखता है। अपने यहाँ लोकतंत्र लाएगा, वहां लोकतंत्र नहीं लाएगा, अपने यहाँ विकास करेगा, वहां विकास है नहीं करेगा। तो ये खतरनाक प्रवृत्ति होती है उपनिवेशवाद। इसको गुलाम भी बना लेगा लेकिन अपने जैसा नहीं होने देगा, अलग और दोयम दर्जे का व्यवहार करेगा उपनिवेशवाद। तो ये साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, ये यूरोसेंट्रिक पॉलिटिक्स है। जो यूरोसेंट्रिक पॉलिटिक्स, ये जो व्हाइट मैन बर्डन है, चलो ये क्या है? यूरोसेंट्रिक, कि संसार में जो भी मान्यताएं हैं, सोच है, उसके सेंटर में कौन सी सोच है? कि जैसा यूरोप सोचता है वैसे ही कौन सोचे? पूरा संसार सोचे। यूरोप कह रहा है कि वर्तमान में जो बड़ा संकट है वो संकट है पर्यावरण का संकट। भारतीय कह रहे हैं वर्तमान में जो सबसे बड़ा संकट है वो पेट का संकट है, खाने को रोटी नहीं है। तो यूरोप कह रहे तो मूर्ख हो, फिर वो समझाता है कि मैं ज्यादा सही हूं क्योंकि उनका तो पेट है भरा हुआ है। अरे तुम रोटी तो तब खाओगे ना जब कुछ बचेगा, रोटी खा भी ली और कल को परले होगी तो बचोगे कैसे? तो भारत इनके सामने बोल नहीं पाता, ठीक है। तो वो अपनी चीजें हम पे थोप देते हैं, अपना इतिहास, अपने युद्ध। तो हम कहते हैं कि भारत में जो ये महाराणा प्रताप के जो कुछ युद्ध है उनकी तुलना हम किससे करते हैं? ओहो ये वैसा युद्ध था जैसे थर्मोपोली में हुआ था। अब हो सकता है कि हमारे युद्ध थर्मोपोली के युद्धों से ज्यादा महान थे, लेकिन हमें तो कौन से युद्ध ज्यादा अच्छे लगते हैं? वो थर्मोपोली के युद्ध ज्यादा अच्छे। हमें कौटिल्य की बजाय ज्यादा अच्छा कौन लगता है? मैकियावेली अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। तो इसको हम कौन सी राजनीति बोलते हैं? यूरोसेंट्रिक राजनीति बोलते हैं। तभी हमारे जितने भी विद्वान है ना, सामने उनकी बात किसी के समझ में नहीं आती होगी, लेकिन बोलेंगे क्या? अंग्रेजी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। तो एक ऐसी मानसिकता है यूरोसेंट्रिक, इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन। व्हाइट मैन बर्डन क्या होता है कि अंग्रेज और ये यूरोपीय जातियां जब विभिन्न देशों में कब्जा कर लिया, जब एशिया और अफ्रीका के ऊपर, तो एशियन अफ्रीकन्स ने कहा कि यार तुम हमारा शोषण करते हो, तुम हमें पीटते हो। वो बोला तुम मूर्ख हो, गधे हो, तुम पीटने लायक हो। हम यहाँ आनंद पूर्वक नहीं आए हैं, तुम्हारे तो लगती है कम, और हमारे हाथ ईसा मसीह ने कोमल बनाए, तो डंडा मारते हैं तो हमारे हाथ के चोट ज्यादा आती है, लेकिन हम मजबूर है तुम्हें पीटने के लिए, क्योंकि ईसा मसीह ने हमें बाहर दिया है कि तुम पिछड़े हुए मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हारा क्या किया जाए? कल्याण किया जाए। तो हम यहाँ तुम्हारा शोषण करने के लिए नहीं, हम तो मजबूर हैं, तुम हमारे ऊपर बर्डन हो क्योंकि तुम पिछड़े हुए हो। और ईसा मसीह ने हमें क्या काम दिया है? तुम्हें सुधारने का काम दिया है। तो इसको हम कौन सा बोलते हैं? व्हाइट मैन बर्डन बोलते हैं। तो ये जो व्हाइट मैन बर्डन है उसके तहत आज भी वो ये सोचते हैं कि हमारी संस्कृति सुपर है, हमारा इतिहास सुपर है, हमारी दृष्टियां सुपर है, हमारा साहित्य है, हमारा ज्ञान, हमारी विज्ञान, हमारे तर्क सुपर है। और जो पूर्व के है ओरिएंटलिज्म जो है, ओरिएंट पूर्व के जो देशों की ज्ञान, विचार, देवी देवता और उनके जो भावनाएं वो थर्ड क्लास की है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो पूर्व का कुत्ता है वो तो कुत्ता है और हमारा कुत्ता टॉमी है। यही कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, ये यूरोपियंस ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये संकट क्या आया, इसलिए वो क्या करते हैं? पूर्व की किसी भी मान्यता को वो स्वीकृति नहीं देते। वो इनको त्योहारों को, अब आप दीपावली, वो क्या करते हैं? वो एक दिन खेल खेलते हैं, उस खेल में वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, ठीक है। ओहो ये मड है, ये बहुत अच्छी होती है,
इससे हम जमीन से जुड़ के रहते हैं। और एक दिन हम है ना रंगों की होली खेलते हैं, तो काला पीला सके होते वो के करने लाग रहे हो, पानी ढोड़ने लाग रहे हो और के करो, तो इसका मतलब तुम्हारे तो तुम रंग लगाते हो वो तो घटिया है, और वो एक दूसरे को गोबर लगाए वो भी क्या है, बढ़िया है। तो ये वो हमारी होली और हमारे रंगों के त्योहार को मान्यता, वो तो हर चीज उसको श्रेष्ठ मानते जो किनकी है, उनकी है, और उसी नजरिए से तो पूरे संसार को देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूर्व की जो रीति रिवाज है, संस्कृतियां हैं, उनको मान्यता नहीं देते। तो ये मान्यता की राजनीति है। हिंदू है वो मुसलमान मान्यता को नहीं मानते, और मुसलमान है वो हिंदुओं को। अब मुसलमान को कितना ही समझा दो कि देख ईश्वर के बहुविध रूप है, ठीक है, हम अलग अलग रूपों को मानते हैं, वो मानेगा नहीं। वो कि आपकी संस्कृति वो बिल्कुल हिंदुओं से घटिया है, वो 33 करोड़ लोगों को मानते हैं, जो कि अल्लाह कितना होता है। हिंदुओं को समझाओ रे एक ही होता है ईश्वर, उसके रूप अलग अलग हो सकते, वो नहीं होता, वो तो 33 करोड़ होते हैं, भांति भांति के चेहरे मोरे वाले होते हैं, वो नहीं मानते। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को मान्यता नहीं देते। तो ये जो इसकी विशेषताएं हैं कि कौन सी राजनीति करता है, मान्यता की राजनीति। तब एडवर्ड सईद क्या कहता है कि क्यों पैदा हो, देखिए ये पूर्णतः वो विचारधारा है जो पैदा कहाँ हुई है, यूरोप में पैदा हुई है। ये यूरोपियन है वैसे तो, बहुसंस्कृतिवाद है। एडवर्ड सईद, एडवर्ड सईद की पुस्तक है ओरिएंटलिज्म। वो कहते हैं कि पूर्व की मान्यताओं को ये मानते नहीं है, ये पूरी दुनिया को उन्होंने यूरोसेंट्रिक कर रखा है, और मान्यताओं को थर्ड क्लास घटिया मानते हैं। तो एडवर्ड सईद भी कौन सी राजनीति की चर्चा करते हैं कि पूर्वी रीति रिवाजों को, भाषाओं को, उनके रहन सहन को, उनके पारिवारिक संबंधों को मान्यता दी जाए। हम जब कहते हैं कि ये हमारे दादाजी है, ये हमारे परदादाजी है, ये हम सब साथ रहते हैं, ये तुम्हारे साथ रहते हैं, ये तुम्हारे लिए बर्डन है, तुम कितना कमाते हो, कितना तो इनकी बीमारी में खर्च हो जाता है, कितना टाइम है जो इनकी तुम्हारी सेवा में खर्च हो जाता है, हमारी तरह रहा करो ना यार, हमारी कल्चर श्रेष्ठ है। क्योंकि हम जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं सबसे पहले धक्का किसको मारते हैं, अपने माँ बाप को, तो अपनी कल्चर को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसको हम, एडवर्ड सईद कहता है कि ये पूर्व की मान्यताओं को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को स्वीकार नहीं करते, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। अब आ गई है, ऐसी ही चर्चा करती है नैन्सी फ्रेजर। नैन्सी फ्रेजर कहती है कि हायरार्की दो प्रकार की होती है, ऊंच नीच दो प्रकार की होती है, विभेदीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है आर्थिक भेद या आर्थिक हायरार्की या आर्थिक ऊंच नीच, और दूसरी ऊंच नीच होती है काय की, हैसियत की ऊंच नीच। जो आर्थिक ऊंच नीच है ये तब दूर होगी जब कौन सी राजनीति की जाएगी, पुनर्वितरण की राजनीति की जाती है। और जो हैसियत की ऊंच नीच है, गरिमा की, इज्जत की, मन, ये कब दूर होगी, जब कौन सी राजनीति की जाएगी, मान्यता की राजनीति। अब ये याद रखना कि नैन्सी जो फ्रेजर है वो कितने प्रकार की ऊंच नीच हायरार्की मानती है, दो प्रकार का भेद मानती है। एक होता है आर्थिक भेद, एक होता है हैसियत का भेद। हैसियत अपन कहते हैं ना, तेरी की हैसियत है, तू मेरी बराबरी थोड़ी करेगा, तू तो बहुत ही निमन है मेरे से, बुद्धि में भी, विचारों में भी, रीति रिवाजों में भी, संस्कृति में भी, भाषा में भी, साहित्य में भी, सोच में भी तू बहुत ही घटिया है, तो तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि तू अन्य कल्चर का है। तो जब अन्य कल्चर है, वो हैसियत यहां से पैदा होती है, तो वो कौन सी राजनीति करते हैं, मान्यता की राजनीति। तो जो बहुसंस्कृतिवाद है उसकी हमने जो विशेषता देखी है वो कौन सी देखी है, पहली है मान्यता की राजनीति करते हैं, ठीक है। हमने नैन्सी फ्रेजर की चर्चा कर ली और एडवर्ड सईद की चर्चा कर ली, जो यूरोसेंट्रिज्म इसका विरोध करता है, यूरोसेंट्रिज्म का, कि यूरोप ही सेंटर में अकेला नहीं है, पूर्व की संस्कृतियां भी श्रेष्ठ और महान संस्कृतियां हैं। दूसरा ये राजनीति करते हैं पहचान व संस्कृति की राजनीति। मुख्य मुद्दा यह है कि जो पहचान निर्धारित होती है किसी भी व्यक्ति की, वो निर्धारित कहां से होती है, उसकी संस्कृति से होती है। हर्डर का हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किया था कि कोई भी व्यक्ति जो सोचता है
जो संबंध स्थापित करता है, जो उसका दृष्टिकोण व्यूज होते हैं, वो निर्धारित कौन करता है? उसकी संस्कृति। कोई भी व्यक्ति जब दूसरे को देखता है और खुद को देखता है तो उसके नजरिया जो अलग अलग होता है कि तू है और एक मैं हूं, तू मुस्लिम है और मैं हिंदू हूं, तू श्वेत है और मैं अश्वेत हूं, तू स्त्री है और मैं पुरुष हूं। ये पैदा कौन करती है ऐसे भाव? हमारी संस्कृति पैदा करती है। अब देखते हैं कि तू स्त्री है, मैं पुरुष हूं, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूं, इसलिए तू सारे घर के काम संभालेगी। मैं शाम को है वो अगर आऊंगा तो पहला तो मेरी ये अधिकार बनता है मैं तेरी पिटाई करूंगा, उसके बाद तो हंसती हुई मेरे को भोजन करवाएगी, फिर मैं सो जाऊंगा तो मेरे पैर दबाएगी। ये जो भाव पैदा हुए हैं ये व्यक्तिगत भाव है नहीं है। व्यक्तिगत भाव होते तो ऐसे भाव अमेरिकन में भी होते, ऐसे ब्रिटिश में भी होते, और ऐसे मातृ प्रधान आदिवासी समाजों में भी होते जहां औरत की इज्जत होती है किससे ज्यादा? पुरुष से ज्यादा। तो ये तो पहचान जो हमारी बनाती है वो कौन बनाती है? हमारी संस्कृति बनाती है। हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हमारी संस्कृति में सोचने के लिए कहती है। अब आपसे ये कहे कि यार ये मुसलमान है ना, ये जब पेपर देने जाते हैं ना तो वो कहते हैं हे अल्लाह तू हमें क्या करवा देना? पास करवा देना। तो क्या अल्लाह कोई पास करवाता है क्या? पास करवाते हैं गायत्री मंत्र, पास करवाते हैं हनुमान चालीसा। ये इससे होता है पास तो आदमी, इनसे पास होता तो हो ही जाते ना अब तक। ये सही होता है। वो ये सोचते हैं हनुमान चालीसा कोई पास हो, पास होता है जब हम किसका नाम लेते हैं? अल्लाह। ये जो हमारी सोच है ये निर्मित कौन करती है? हमारी संस्कृति करती है। तो हमारी सोच तो क्या हमारी संस्कृति है, तो हमारी पहचान का निर्धारण हम हैं क्या? हमारी आइडेंटिटी क्या है? तू और मैं, ये कहां से निर्धारित होता है? ये संस्कृति से निर्धारित होता है। तो हमारी पहचान चूंकि संस्कृति के ऊपर आधारित होती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? हमारी पहचान। और हमारी फिर कौन सी पहचान? तब हम कहते हैं हमारी कौन सी पहचान महत्वपूर्ण है? हमारी सांस्कृतिक पहचान महत्वपूर्ण। आर्थिक मुद्दे, राजनीति, देखो फिर अपन कर लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पहचान बनाती है वो आर्थिक चीजें बनाती है, पहचान बनाती है वो राष्ट्र बनाती है, पहचान जो बनती है वो विचारधारा से बनती है। और देखते हैं पहचान जो बनती है, नस्ल वाली छोड़ देते, इनको ही ले लेते हैं। पहचान जो बनती है वो कहां से बनती है? शिक्षा से बनती है। ऐसा करते हैं। तो ये बताओ, ये जो मार्क्सवादी है ये कहते हैं पहचान कहां से बनती है? एक अमीर होता है और एक गरीब होता है। तो क्या समस्त गरीबों की जो सोच है एक जैसी होती है क्या? नहीं होती। ईसाई गरीब अलग तरीके से सोचता है, मुस्लिम गरीब अलग तरीके से सोचता है, और हिंदू गरीब अलग तरीके से सोचता है। आर्थिक रूप से पहचाने बनती नहीं है। अमीर गरीब की भी सोच अलग अलग होती है विभिन्न देशों में, विभिन्न स्थानों पर। राष्ट्र सोच का निर्माण करता है। राष्ट्र राज्य होगा तो उसमें समस्त लोगों की सोच कैसी होगी? एक जैसी होगी। सभी भारतीय होंगे तो फिर कश्मीरी क्यों है? ठीक है, ये जातियां क्यों हैं, भाषाएं क्यों है भारत में? क्यों कहते हैं मैं मलयाली हूं, मैं तमिल हूं, मैं द्रविड़ हूं, या मैं तेलुगु हूं? ऐसा क्यों है? विचारधारा अगर निर्धारित करती, ऐसे शिक्षा निर्धारित करती तो संसार के 50% बच्चे आजकल आधुनिक शिक्षा, एक जैसी शिक्षा ले रहे हैं, विज्ञान और मैथ्स की। तो फिर भी उनकी शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं है? वो अलग अलग क्यों है? वो विज्ञान पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो सारे ना वो सिर्फ ब्रिटिश बच्चों की तरह या जर्मन बच्चों की तरह क्यों नहीं सोचते? वो अलग अलग क्यों सोचते हैं? मुस्लिम अलग सोचते हैं, हिंदू अलग सोचता है। क्यों? क्योंकि हमारी कौन सी पहचान विशिष्ट होती है? सांस्कृतिक पहचान महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि सांस्कृतिक पहचान महत्वपूर्ण होती है इसलिए इस पहचान को मान्यता दी जाए। आपकी सांस्कृतिक पहचान, उसको दबाया नहीं जाए। तो ये जो पहचान की फिर राजनीति करते हैं, तो ये मान्यता की राजनीति करते हैं। और ये बताओ कौन सी राजनीति करते हैं? ये करते हैं पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और पहचान निर्धारित कैसे होती है? हमारी संस्कृति। संस्कृति पहचान की राजनीति करते हैं। बहुत संस्कृति या सीधा ही कहे तो काय की राजनीति करते हैं? पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे हम रूढ़िवादी नारीवाद के उस बारे, रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में क्या कह रहे थे? पॉलिटिक्स इज पर्सनल या निजी की राजनीति। ये करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की राजनीति। जब ये पहचान की राजनीति करते हैं
तो ये विभिन्नता की राजनीति करते हैं। अब पहचान की राजनीति करते हैं तो विभिन्नता की राजनीति। ये विभिन्नता की राजनीति कौन सी होती है? तब आपने नाम सुना होगा आयरिस मेरियम यंग, उसकी पुस्तक है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। एक बार याद नहीं करते, इतना याद रखते हैं, ये राजनीति करते हैं काय की? विभिन्नता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। सभी संस्कृतियां अलग अलग है, सभी लोगों की सोच अलग अलग है, सभी की पहचान अलग अलग है। तो कोई चोटी रखता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई दाढ़ी मूंछ दोनों रखता है, कोई पगड़ी पहनता है, ठीक है, कोई बड़ी बड़ी मूंछें रखता है, कोई मूंछों को साफ रखता है। तो सबकी पहचान क्या है? अलग अलग है। इसलिए राजनीति एकल मोनिस्टिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि कौन सी राजनीति होनी चाहिए? विभिन्नता की राजनीति। सभी को उस हिसाब से जीने का हक होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस होनी चाहिए, विभिन्नता की राजनीति। चूंकि राजनीति विभिन्नता की हो रही है, सभी समूह अलग अलग है और सभी समूह अपनी जगह सही है, सबकी संस्कृतियां, सबकी सोच सही है, तो अधिकार कैसे होने चाहिए फिर? समूह विभेदित अधिकार होने चाहिए। सभी समूहों को अधिकार क्या होने चाहिए? अलग अलग। मुसलमानों को अलग अधिकारों की जरूरत पड़ती है, हिंदुओं को अलग अधिकारों की जरूरत पड़ती है, नारियों को अलग है, इसको क्वीर एलजीबीटी को अलग अधिकारों की जरूरत पड़ती है, ट्रांसजेंडर को अलग अधिकार चाहिए, तो आदिवासियों को अलग अधिकार चाहिए, दलितों को अलग अधिकार चाहिए। तो ये कैसे अधिकार चाहिए? समूह विभेदित अधिकार। चूंकि इनको समूह विभेदित अधिकार चाहिए और ये संख्या में अल्प है, इसलिए कौन सी राजनीति करते हैं? अल्पसंख्यक अधिकारों की राजनीति। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन बहुसंस्कृतिवाद कौन सी राजनीति नहीं करता या करता है? करता है तो ये मान्यता की राजनीति करते हैं, ये विभिन्नता की राजनीति करते हैं, ये पहचान की राजनीति करते हैं, और ये कौन सी राजनीति करते हैं? अल्पसंख्यक अधिकारों की राजनीति करते हैं। तो विल किमलिका बोला कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक रहते हैं, तो सभी लोगों को अधिकार क्या मिलने चाहिए? अलग अलग। सभी अल्पसंख्यक एक जैसा अधिकार नहीं मांगते। तो वो कहता है कि ये जो अधिकार होते हैं, ये 3 प्रकार के अल्पसंख्यक अधिकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। एक अधिकार है, वो है स्वशासन का अधिकार, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन का अधिकार। दूसरे हैं पोलोएथनिक, पोलोएथनिक को क्या बोलेंगे? बहुल जाति। हाँ, एथनिक होती है नरजाति, बहुल जातीय। और तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के अधिकार। सारे अल्पसंख्यक एक जैसा अधिकार नहीं मानते, बल्कि समस्त अल्पसंख्यक कौन से अधिकार मांगते हैं? अलग अलग अधिकार मांगते हैं। पहले मांगते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन का अधिकार। कश्मीरी क्या मांग रहे हैं बताओ? स्वशासन का अधिकार मांग रहे। शासन किसका होना चाहिए? हमारा। और नागा क्या मांग रहे हैं? नागालैंड वाले, स्वशासन का अधिकार। लाल डेंगा जो बाद में टिक गया जाके 1987 में राजीव गांधी के साथ समझौता करके, वो क्या चाहता था? स्वशासन का अधिकार। मिजो, नागा, कश्मीरी क्या मांगते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट, हमारी सरकार होनी चाहिए। कनाडा के क्यूबेक वासी क्या मांग रहे हैं बताओ? स्वशासन का अधिकार। कैंटालोनिया कह रहा है कि मैं अलग होऊंगा और मुझे स्वशासन का अधिकार चाहिए। तो सबको एक जैसे नहीं चाहिए, कुछ को सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार चाहिए। दूसरे होते हैं बहुल जाति, पोलोएथनिक। ये कहते हैं कि हमें स्वशासन वगैरह नहीं चाहिए, हमारी कुछ मान्यताएं, रीति रिवाज है, उनको मान लिया जाए। मुसलमान ये कहते हैं कि शुक्रवार वाले दिन हमें कुछ देर छुट्टी दे दी जाए ताकि हम जुम्मे की नमाज पढ़ लें।
पाश्चात्य देशों में, यूरोपियन देशों में महिला, मुस्लिम महिला कह रही है कि मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाऊं तो मुझे कौन सा अधिकार दे दिया जाए, अगर मैं पहनना चाहूं तो मुझे बुर्के का अधिकार दिया जाए। सिख कह रहे हैं कि मैं संसद में जाऊं तो मुझे कृपाण धारण का अधिकार चाहिए, या मैं जब मोटरसाइकिल पे जाऊं तो मुझे हेलमेट से क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। ये कौन से अधिकार है? विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न एथनिक लोग हैं, वो अलग अलग प्रकार के अधिकार मांगते हैं। ये शासन सरकार नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने धार्मिक समूह के लिए, अपने जातीय समूह के लिए कुछ अधिकार मांगते हैं। तो ये कौन से अधिकार हैं? बहुल जाति, कुछ लोग ये अधिकार मांगते हैं। कुछ होते हैं प्रतिनिधित्व का अधिकार मांगते हैं कि यार हम इतने साल से बराबर रह रहे हैं, तुम हर बार जीत जाते हो, हमें वोट, हमें टिकट ही नहीं देते। यूपी में मुसलमान क्या मांग रहे हैं? प्रतिनिधित्व का अधिकार मांग रहे हैं कि हमें भी कोई मंत्री बना दो, हमारे भी कुछ टिकट देके एमएलए बन जाए। तो ये अश्वेत है, ये क्या कह रहे हैं कि हमें कौन सा अधिकार दे दो? प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दो। हम भी शिक्षक बन जाएं, हम भी अच्छे खिलाड़ी बन जाएं, हम भी कोच बन जाएं, हम भी नेता बन जाएं, हम भी मंत्री बन जाएं, हम भी राष्ट्रपति बन जाएं। महिलाएं क्या मांग रही है? भारत में 50% है और 11% से आगे नहीं बढ़ पाती लोकसभा में, तो हमें कौन सा अधिकार दे दो? प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दो। तो महिलाएं हैं, अश्वेत हैं, ये क्या मांगते हैं? प्रतिनिधित्व का अधिकार। ओबीसी क्या मांग रही है? ओबीसी वाले कह रहे हैं जनसंख्या गिनवाओ पहले तो, ताकि पता चले कि कौन सी जाति कितने परसेंट के साथ है। तो हम जितने परसेंट में उतने हमारे क्या बनने चाहिए? प्रतिनिधि बनने चाहिए। तो ओबीसी ये मांग रही है, तो वो कौन सा मांग कर रही है? प्रतिनिधित्व का अधिकार मांग। तो ये कौन से अधिकार करते हैं? अल्पसंख्यक अधिकारों की राजनीति करते हैं। अल्पसंख्यक है, उनको अधिकार चाहिए, पर सबको अलग अलग चाहिए, एक जैसे नहीं चाहिए। तो ये विल किमलिका ने कहा कि इनको कितने प्रकार के अधिकार चाहिए? ऐसे 3 प्रकार के अधिकार मांग रहे। तो ये है समूह विभेदित अधिकारों की राजनीति करते हैं। विभिन्न समूहों को अलग अलग अधिकारों की क्या करते हैं? ये राजनीति करते हैं, समूह विभेदित अधिकार। फिर एक और मजेदार चीज है, वो है कि ये जो करते हैं, वो है एकता में विविधता की राजनीति। एकता में विविधता, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये विविधता में एकता है या एकता में विविधता। राष्ट्र राज्य बना रहना चाहिए, एकता बनी रहनी चाहिए। इस एकता के साथ साथ जितना तुम्हें मैक्सिमम दे सकते हैं उतना दे देंगे। ज्यादा दिया तो विखंडन हो जाएगा, समाज में झगड़े हो जाएंगे, इससे फ्रिक्शन हो जाएगा समाज में, समाज विखंडित हो जाएगा। तो एकता में तो विविधता पसंद है, विविधता में एकता पसंद है नहीं है। तो एकता पहले है, विविधता पहले है। विविधता तो है तो सही, लेकिन दोयम दर्जे की है, पहले क्या होनी चाहिए? तो ये एकता में विविधता चाहते हैं। तीसरा, 5वां और कर ले तो ये किसको महत्व देते हैं? व्यक्ति को या समूह को? तो ये समूह की राजनीति करते हैं, ग्रुप पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि संस्कृति पूरे समूह की होती है। तो इनके लिए महत्वपूर्ण कौन होता है? समूह महत्वपूर्ण होता है, इस समूह की राजनीति। अब आपको पता चल गया एडवर्ड सईद क्या कह रहा है, बताओ। मान्यता नहीं दी जा रही है, इसलिए मान्यता मांग रहे हैं पूर्वी संस्कृतियां, ओरिएंटलिज्म। नैन्सी फ्रेजर हैसियत और आर्थिक, 2 भेद मानती है, 2 प्रकार के ऊपर आदमी ऊपर नीचे होते हैं। फिर कौन सी राजनीति है? संस्कृति पहचान या पहचान की राजनीति। फिर है कौन से अधिकार? अल्पसंख्यक अधिकार, सेल्फ गवर्नमेंट का, पोलो एथनिक और प्रतिनिधित्व के अधिकार। फिर एकता में विविधता, विविधता जरूरी नहीं है, पहले प्राथमिकता किसकी है? एकता की। और फिर कौन से? व्यक्ति की बजाय कौन महत्वपूर्ण है? समूह महत्वपूर्ण है। आपने एक और टॉपिक कर लिया, वो कौन सा किया है कि इसकी विशेषताएं क्या है। अब जो हम अगला टॉपिक करेंगे, 27 घंटा का हो गया, वो कब करेंगे? आफ्टर। आप आओ फिर करते हैं ना, पानी वानी पी लो।
फिर करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।